अब इन्हीं को यूज करके आगे हम लोग निकालेंगे टॉर्क। ठीक है, तो लिख लीजिए, टॉपिक दे दीजिए, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, तो जिस तरह दो इक्वेशन वहां लिखा करते थे डिपेंडेंस इक्वेशन, दो डिपेंडेंस इक्वेशन हम लोग यहां भी लिख सकते हैं टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन करके। ठीक है, तो टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन का एक डिपेंडेंस इक्वेशन हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन का दूसरा डिपेंडेंस इक्वेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E2 के टर्म में। और सॉरी, इसको डिपेंडेंस इक्वेशन बना दो, प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बना दो, हम लोग इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बना दीजिए, ER IR cos phi 2। ठीक है, ये पिछले वाले डिपेंडेंस इक्वेशन के एकदम सिमिलर है, बस अंतर है कि I2 का जगह IR ने ले लिया। ठीक है, E2 का जगह ER ने ले लिया, तो जाहिर है वो स्टैंड स्टिल के लिए था, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए था, और ये सब रनिंग टॉर्क के लिए है। तो यहाँ उसी तरह का सिमिलर इक्वेशन हमने ले लिया, बस E2 की जगह यहाँ ER आ गया, I2 की जगह IR आ गया, और हमने रनिंग कंडीशन के लिए निकाला। और पिछली बार जो हम लोग निकाल रहे थे वो स्टार्टिंग कंडीशन के लिए था, यानी स्टैंड स्टिल के कंडीशन के लिए था। ठीक है, इसको भी उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और हमेशा ध्यान में रखना है इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके, जिस तरह वहां स्टैंड स्टिल में हम लोग आपको बताए थे, हम आपको स्टैंड स्टिल में इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके भी हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव कर लेते थे वहां पे, यहां भी इसका यूज करके भी हम लोग इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। हाँ, अंतर होगा कि यहाँ कांस्टेंट एक लेके चलेंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट लेके चलेंगे, और अल्टीमेटली जो हमें रनिंग टॉर्क का इक्वेशन मिलेगा वो कांस्टेंट के टर्म में मिलेगा, और बाद में प्रैक्टिकल वैल्यूज से कंपेयर करके उस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह हम लोग पहले किया करते थे, पावर और टॉर्क के रिलेशन को यूज करके निकालते थे, तो यहाँ डायरेक्टली कांस्टेंट के साथ साथ आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यूज करना ज्यादा बेटर होगा। दोनों ही सही है, दोनों से आपको सेम चीज मिलेगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट मिलेगा जिसको प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच करा के उसकी वैल्यू को निकालना होगा, और इस इक्वेशन को यूज करके करेंगे तो डायरेक्टली हमें कांस्टेंट के साथ साथ पूरा का पूरा कंप्लीट इक्वेशन मिलेगा। तो चलो हम लोग इसी को यूज करते हैं। लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन द पावर एंड टॉर्क कैन बी रिटन एज, ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए। पावर और टॉर्क का रिलेशन हम लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, इससे फर्दर हम लोग इसको यूज करके टॉर्क का इक्वेशन जैसे पहले किया करते थे, टॉर्क का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू पावर बाई ओमेगा। ठीक है, फर्दर और आगे बढ़ेंगे। अब जाहिर है, अब जो टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग वो कौन सा टॉर्क है, तो अब हमारा रनिंग टॉर्क है, R सफिक्स दे दीजिए। बल्कि वहां ऊपर भी चाहो तो कैपिटल R भी लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल r के बजाय कैपिटल R भी लिख सकते हैं, या स्मॉल r भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलो शुरू से स्मॉल r लिखते हैं, तो इसको भी स्मॉल r ही कर लीजिए, स्मॉल r ही कर लीजिए। ठीक है, अब आपको पिछली बार बताए थे ओमेगा के बारे में, ओमेगा के बारे में एक खास चीज आपको बताए थे, जब स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग निकाले थे, कितनी होगी ओमेगा की वैल्यू, एक खास चीज आपको बताए थे, ध्यान में है, 2 पाई यस ns माइनस nr। और क्यों ऐसा होता है तो आपको बता चुके हैं कि यहाँ जो स्पीड इन्वॉल्व है ना, वहां जो स्पीड इन्वॉल्व है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है ना, सिंपली हम लोग लिख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, या फिर लिख देते हैं हम लोग 2 पाई f। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल सारे केसेस में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहां हमेशा ध्यान देना है कि यहां जो स्पीड होगा
वो वही स्पीड है जिसके वजह से, वही रिलेटिव स्पीड है जिसकी वजह से रोटर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और वो स्पीड जाहिर है आपको पता है, वो रिलेटिव स्पीड किसके किसके बीच में, तो सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और रोटर के बीच में वो ns माइनस nr होता है। यानी वही रिलेटिव स्पीड जो रिस्पांसिबल है रोटर कंडक्टर्स के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए, उसी को हम लोग कंप्यूट करते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ns माइनस nr, ठीक है। और होता क्या था कि सेम इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करते थे वहां भी स्टार्टिंग टॉर्क में, लेकिन होता क्या था कि स्टार्टिंग टॉर्क है तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी और इसकी वैल्यू 0 होने से ये सिर्फ ns बचता था। लेकिन इस केस में चूंकि ये रनिंग कंडीशन है तो nr की वैल्यू 0 नहीं है, nr की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है ये s ns के बराबर हो जाता है। ये लिखें या ये लिखें बात बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको रिप्लेस करके s ns के बराबर लिख देंगे, ठीक है। और तब इस वैल्यू को ले जाके, तब इस वैल्यू को ले जाके हम लोग इसकी जगह पुट कर देंगे, तब इस वैल्यू को ले जाके इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह पावर का इक्वेशन आपको बता चुके हैं कि पावर का इक्वेशन जब हम लोग लाइन वैल्यूज के टर्म में लिखते हैं, पावर का इक्वेशन जब हम लोग लाइन वैल्यूज के टर्म में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi पावर फैक्टर। और वही पावर का इक्वेशन जब हम लोग फेज वैल्यू के टर्म में लिखते हैं तो हम लोग 3 VP IP cos phi यानी पावर फैक्टर के टर्म में लिखते हैं। जाहिर है यहाँ जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी फेज वैल्यूज है, ठीक है। तो उसके टर्म में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके टर्म में यहाँ हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। उसके पहले सबका मतलब लिख लीजिए जो हम लोग लेके चल रहे हैं। ये जो हम लोग लेके चल रहे हैं इसका मतलब एक बार लिख लीजिए। ER का मतलब क्या है पहले आपको बता तो चुके ही हैं, लेकिन वर्ड्स में लिख लीजिए। तो लिख लीजिए हियर या वेयर कर दो, वेयर ER इज इक्वल टू रोटर EMF पर फेज, where ER is equal to rotor EMF per phase under running conditions, and IR is equal to rotor current per phase under running conditions। तो जाहिर है ये सारी वैल्यूज फेज वैल्यूज है क्योंकि पर फेज में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब आके यहाँ पे पावर का इक्वेशन में हम लोग इन दोनों चीजों को पुट कर देंगे, इसको भी पुट कर देंगे और इसके सिमिलरिटी में जो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसको यूज करके TR is equal to 3ER IR cos phi r, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ cos phi r हम लोग लेके चलेंगे। क्यों cos phi r लेके चलेंगे बताइए, क्यों cos phi r लेके चल रहे हैं। यहाँ cos phi 2 क्यों नहीं लिखे पहले वाले की तरह, यहाँ cos phi 2 क्यों नहीं लिखे पहले वाले की तरह, बल्कि यहाँ भी बदलाव ले आइए, ठीक है। बुक में नॉर्मली BL थेरेजा वगैरह में क्या होता है, यहाँ भी phi 2 लिख दिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ भी phi 2 नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसको भी बदल दीजिए, हम लोग यहाँ भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, BL थेरेजा में भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वहां phi 2 लिखना सही नहीं है, phi r लिखना सही है। क्यों phi r हम लोग लिख रहे हैं बताइए एनीवन, यहाँ phi 2 के बजाय phi r क्यों लिख रहे हैं एनीवन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि अब इंपीडेंस ट्रायंगल का मतलब बदल जा रहा है, अब इंपीडेंस ट्रायंगल का मतलब बदल जा रहा है। पहले जो इंपीडेंस ट्रायंगल हम लोग लिया करते थे
तो पहले इंपीडेंस ट्रायंगल जो हम लोग लेते थे, यहाँ R2 होता था, यहाँ X2 होता था, ठीक है, और तब यहाँ आपको Z2 मिलता था जो अल्टीमेटली R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर के बराबर मिलता था, ठीक है। तब यहाँ पे एंगल φ2 हुआ करता था। लेकिन इस केस में पावर ट्रायंगल का मतलब भी बदल जाएगा। इस केस में पावर ट्रायंगल का मतलब भी बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? तो अब जो आपका पावर ट्रायंगल का इंपीडेंस ट्रायंगल का मतलब भी बदल जाएगा, क्योंकि अब जो आपका इंपीडेंस ट्रायंगल है वहां चलो R2 तो कांस्टेंट रहता है, चाहे रनिंग कंडीशन हो या स्टैंड स्टिल कंडीशन हो, R2 तो चलो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डेफिनेटली रिएक्टेंस में बदलाव आ जाएगा रनिंग कंडीशन में। अब रनिंग कंडीशन में XR रिस्पांसिबल है, और XR है क्या? XR स्मॉल r यूज करो, सारा नोटेशन हमने स्मॉल लिया है, तो चलो इसको भी स्मॉल ले लेते हैं। तो अब जो है XR रिस्पांसिबल है, और XR का मतलब है तो आपको पता है XR इज इक्वल टू S टाइम X2, SR इज इक्वल टू S टाइम X2। और अब जो यहाँ वैल्यू मिल रही है, अब जो यहाँ वैल्यू मिल रही है वो ZR हो गया, और ZR की वैल्यू क्या हो गई? तो ZR की वैल्यू हो गई R2 स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर, ठीक है। और उसको और डिटेल से लिखें हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं ZR इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस S टाइम X2 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में S टाइम X2 का स्क्वायर। तो अब आपके इंपीडेंस ट्रायंगल का मतलब बदल गया, तो ये एंगल जो अब है वो phi r है। क्लियर? तो यहाँ phi r लिख के हम लोग चलेंगे, सो दैट कि हमें पता चले कि कौन सा इंपीडेंस वाला इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ करके चलते हैं। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए नीचे, इसमें ओमेगा की वैल्यू अब खाली पुट कर दीजिए वहां से उठा के। तो हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 2 पाई s ns, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे, थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिख देंगे, तो हो गया 3 बाई 2 पाई s ns, और इधर आपका हो गया er ir cos phi r, ठीक है। अब क्या है, तो जिस तरह पिछली बार हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग I2 की वैल्यू इंपीडेंस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग लेके आते थे, cos phi r की वैल्यू यानी पावर फैक्टर की वैल्यू हम लोग इंपीडेंस के हेल्प से लेके चलते थे, ठीक है। तो यहां से आपको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, तो आपको मालूम है ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ER ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ER इज इक्वल टू ZR IR, ठीक है। फर्दर इससे हमें IR की वैल्यू मिल जाएगी, IR इज इक्वल टू ER अपॉन ZR, ठीक है। और इंपीडेंस ट्रायंगल से उठा के ZR की वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो ER तो ऊपर है ज्यों करते हो, और इंपीडेंस ट्रायंगल से उठा के ZR की वैल्यू हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो ZR की वैल्यू हमें ये मिल रही है R2 स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर, और XR स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं R2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से उठा के ZR की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल दिए, ये मिल गया हमें R2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें IR की एक वैल्यू मिल गई, मेक इट इक्वेशन नंबर A। उसी तरह यहाँ पुट करने के लिए जिस तरह पिछले बार हम लोग पावर फैक्टर निकालते थे, यहाँ भी पावर फैक्टर इंपीडेंस ट्रायंगल से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ भी पावर फैक्टर इंपीडेंस ट्रायंगल से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस इंपीडेंस ट्रायंगल के हिसाब से अब आपको पता है, ठीक है, कि ये आपके ट्रायंगल का बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो cos phi r, तो डेफिनेटली cos phi r b अपॉन h हो जाएगा, cos phi r
डेफिनेटली b अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे R2 है, तो ये R2 और h क्या है आपका ZR है, ठीक है। और ZR की वैल्यू, तो ये फिर से ZR की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ हम लोग पावर फैक्टर की वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे अलग से कर लेंगे। जिस तरह IR की वैल्यू हमने निकाला उस तरह पावर फैक्टर की वैल्यू को हम लोग लेके चले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट S x2 स्क्वायर, ठीक है। मेक इट इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन नंबर बी से दोनों वैल्यू को उठा के, इक्वेशन नंबर बी से दोनों वैल्यू को उठा के हम लोग पुट कर देंगे। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू cos phi r की वैल्यू ले जाके हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और IR की वैल्यू ले जाके हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो इस तरह जाके हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें रनिंग टॉर्क का जो इक्वेशन मिलेगा 3/2 पाई एस एन एस, ठीक है। और ER तो पहले से था एक, अब क्या है, तो IR की वैल्यू पुट कर दीजिए। IR की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, तो IR की वैल्यू हमें ये मिल रही है, ये पुट कर दीजिए इनटू ER R2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में S x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वहां से पावर फैक्टर की वैल्यू भी इसमें पुट कर दीजिए। पावर फैक्टर की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। तो पावर फैक्टर की वैल्यू यानी cos phi r की वैल्यू आपको क्या मिली, R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर S x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है जो तीन इक्वेशन हमने लिया था उसमें हमें पता है कि ER की वैल्यू को E2 के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी हमें पता है कि ER इज इक्वल टू S टाइम E2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ले जाके दोनों में हम लोग पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ले जाके दोनों में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको टॉर्क का इक्वेशन मिल गया। थ्री बाई 2 पाई एस एन एस, ठीक है। और ये ER का स्क्वायर, तो ER का स्क्वायर का मतलब है S स्क्वायर E2 स्क्वायर, ठीक है। R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S x2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको रनिंग टॉर्क का इक्वेशन मिल गया। अब इसमें देखो तो एक S न्यूमरेटर से और एक S डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और इसका एक S हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो अब आपको रनिंग टॉर्क का इक्वेशन जो मिल जाएगा, रनिंग टॉर्क का इक्वेशन 3/2 पाई NS S E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S x2 का
होल स्क्वायर। ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल गया रनिंग टॉर्क का, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल गया टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस का। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब देखो इसको कंपेयर करो ना, स्टार्टिंग टॉर्क वाले इक्वेशन से कंपेयर करो। अब इसको स्टार्टिंग टॉर्क वाले इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये रनिंग कंडीशन का था, और स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग जो टॉर्क डिराइव करके लाए थे वो क्या था? स्टार्टिंग कंडीशन में जो हम लोग टॉर्क डिराइव करके लाए थे वो आपका 3/2 पाई ns e2 स्क्वायर r2 अपॉन r2 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें कितना बेहतरीन चीज है, आपको रनिंग टॉर्क का इक्वेशन मिल गया ना, रनिंग टॉर्क का आपको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इसी से हम स्टार्टिंग टॉर्क पे आ सकते हैं, रनिंग टॉर्क के इक्वेशन से ही स्टार्टिंग टॉर्क पे हम लोग आ सकते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग के कंडीशंस में स्लिप की वैल्यू क्या होती है? रनिंग टॉर्क से ही हम लोग वापस स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन पे आ सकते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग की कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी? स्टार्टिंग के कंडीशन में, यानी जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल है तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 1 होगा। तो रनिंग टॉर्क से ही हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन पे जा सकते हैं, यानी स्टार्टिंग टाइम में s इज इक्वल टू 1 होगा। तो s इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ और s इज इक्वल टू 1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करिए तो आपको ये इक्वेशन स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन के बराबर मिल जाएगा। आपको ये मिल जाएगा उसी के बराबर, जैसे ही s इज इक्वल टू 1, यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग डेफिनेटली रनिंग टॉर्क का इक्वेशन स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, हमेशा ध्यान में रखना ये एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग पाई ns e2 स्क्वायर r2 और ये r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर के बराबर हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये आपको जो इक्वेशन मिला इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये इक्वेशन आपके स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू के बराबर हो गया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपका स्लिप 1 होता है। ठीक है, एनआर की वैल्यू 0 होती है स्टैंड स्टिल के कंडीशन में और स्लिप की वैल्यू 1 होती है। इससे आपको अल्टीमेटली ये मिल जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको?